Hello class, here I am with the new lecture of the same chapter, that is crop production and management, lecture number 3. So some topics we are going to discuss in this lecture, and previously 3 or 4 topics we have discussed. So let's start from the new topic. The topics going to be covered in this lecture are weeding, method of weed control, crop production management, harvesting, threshing, winnowing and storage. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द प्लॉइंग, अबाउट द लेवलिंग, कि खेती में किस किस स्टेप की ज़रूरत होती है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लॉइंग, फिर लेवलिंग, मैन्योरिंग एंड इरिगेशन. 4 टॉपिक्स आर कवर्ड. नाउ नेक्स्ट इज वीडिंग. वीडिंग किसे कहते हैं, ये और बाकी के सारे टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो फोर्थ इज वीडिंग. रिमूवल ऑफ वीड और अनडिजायरेबल प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग. इट कैन बी डन बाय खुरपा, ट्रॉवेल एंड हैरो. रिमूवल ऑफ वीड्स. रिमूवल ऑफ वीड्स किसे कहते हैं, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं, और उन्हें ही मेन क्रॉप से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं. मतलब जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, जिस प्लांट्स की, जो हमारे मेन क्रॉप के फूड को शेयर करता है और फूड कंपटीशन क्रिएट करता है, इसलिए उन्हें वहां से हटा देते हैं और उस हटाने के प्रोसेस को ही वीडिंग कहते हैं. लास्ट टाइम आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि अगर आपके पास एक पराठा है और आप 2 खाने वाले हैं और साथ में 4 और बैठ जाएंगे तो क्या होगा, आपके लिए वो मेन टिफिन था, 4 और आ जाएंगे तो फूड क्या होगा, शेयर हो जाएगा. तो आप क्या करते हैं, आप उन लोगों से बच के खा लेते हैं कहीं अलग बैठ के. तो ऐसे ही जो अनवांटेड है, जो अनडिजायरेबल और अनवांटेड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स इनके साथ ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हटाया जाता है या तो खुरपा आपने घरों में देखा होगा या हैरो, इन टूल्स की हेल्प से. सी इट्स अ वीड. ये एक वीड है. ओके, what is weed? They are unwanted plant which grow along with a cultivated crop in a field. अनवांटेड प्लांट है जिनकी जरूरत नहीं होती है और कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ ये फील्ड में ग्रो कर जाते हैं. दे कैन सेवियरली रिड्यूस क्रॉप यील्ड बाय कॉम्पिटिटिंग फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. तो अगर ये क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, सो दे आर ऑल्सो ग्रीन, तो ये मेन क्रॉप के लिए का जो लाइट है या वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ये उसे कंपटीशन करते हैं, मतलब उनके फूड को ये भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो मेन क्रॉप के प्रोडक्शन में कमी हो जाती है. सम कॉमन वीड्स. अब कुछ कॉमन वीड्स जो हैं, जो नॉर्मली खेतों में पाए जाते हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ, दैट इज पार्थीनियम, गाजर ग्रास कहते हैं जिसे कॉमनली, कॉर्नवोल्वस, एमेरेंथस जिसे चौलिया कहते हैं, चिनोपोडियम, बथुआ के साथ ग्रो करते हैं. बथुआ आप खाते हैं ठंडक के दिनों में, साग, ज़ैंथियम, गोखारो एंड डेंडेलियंस. दीज आर सम वीड्स. ये सम अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स हैं जो कि हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं. सो वी हैव टू डू द वीडिंग. हमें इन्हें क्या करना होगा, इस वीड को हटाना होगा. सो वी हैव सम मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल. वीड्स को कंट्रोल करने के कुछ मेथड हमारे पास है जिन्हें यूज करके हम इन वीड को हमारे मेन क्रॉप से अलग करते हैं, जिससे मेन क्रॉप के यील्ड पे कोई भी असर या बुरा असर ना हो. Mechanical control. When the wheat was removed with the help of some mechanical things, that is known as the mechanical control. It can be done by plowing. You know what is plowing? Burning and cutting of weeds. So if maybe we plow, sometimes we plow the field. Plow means खेत को जोतते हैं, so the unwanted plant can be uprooted. These weed can be uprooted. वो क्या होते हैं, uproot हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, और easily we can separate them from the main crop. और इजीली हम उन्हें मेन क्रॉप से अलग कर लेते हैं. बर्निंग. समटाइम वी burn these weed and sometime we cut these weed before they produce flowers or seeds. इससे पहले कि वो भी फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करें, उन्हें हम या तो बर्न करते हैं या तो कट कर देते हैं. सी these are some methods or some mechanical instruments by which the weeds can be removed from the main crop. Next is chemical control. It can be done by spraying weedicide or herbicide. Chemicals की मदद से when we remove the weeds from the main crop, that is known as the chemical control. It can be done by spraying weedicide or herbicide.
Weedicides means these are the selective killers जो सिर्फ weed को destroy करते हैं. Means if we spread the chemical that is weedicide into the field, so they cannot harm the main crop. तो वो main crop को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ weeds को, weeds are also herbs, so सिर्फ weeds को नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही destroy करने का काम करते हैं. Chemical which are used to kill the weeds are known as the weedicides or the herbicides. So we have learned about the two method, that is mechanical, जब mechanical चीजों की मदद से हम uproot करते हैं, and when we use the chemicals to control the weed. Next is biological method. The biological control. Biological means the living organisms. If we control the weeds or if we done the weeding with the help of some living organism, so that is known as the biological control. जब हम living organism की मदद से destroy करते हैं weeds को, that process is known as the biological control. It is one by living organism to destroy weed. That is, cassia plant prevents the growth of Parthenium weed. Parthenium is a weed. So कैशिया प्लांट जब उनके साथ ग्रो कर दिया जाता है तो वो पार्थीनियम को ग्रो होने नहीं देते हैं. सी दिस इज एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, हर्बीवोरस फिश, कार्प्स, वीट ऑन एक्वेटिक वीड हाइड्रेला. एक्वेटिक वीड होते हैं हाइड्रेला, अगर उनके साथ हर्बीवोरस फिश को डाल दिया जाता है तो ये फिशेस क्या करते हैं, वो हाइड्रेला को खा लेते हैं. एंड विदाउट एनी हार्म इन द एक्वेटिक मीडियम वीड्स आर रिमूव. और एक्वेटिक मीडियम में किसी भी हार्म के बिना वीड्स को कंट्रोल कर लिया जाता है. वाई? बिकॉज व्हेन वी ऐड सम केमिकल्स और इन द mechanical process, so they also leave some harm. Sometimes with the help of the mechanical control, some crops are also destroyed. और केमिकल्स अगर स्प्रे करते हैं तो कभी कभी केमिकल्स कलेक्ट रह जाते हैं और हमारे मेन क्रॉप को नुकसान भी पहुंचाते हैं. एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के क्या एडवांटेजेस, क्या लाभ होते हैं? इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन. किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता. नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स आर हार्मलेस टू द मेन क्रॉप. अगर मेन क्रॉप्स के साथ किसी प्लांट्स को ग्रो करते हैं या एक्वेटिक मीडियम में फिशेस कार्प्स को डाल देते हैं जो कि वीड्स को खाते हैं, तो ये किसी भी तरह का केमिकल रिलीज नहीं करते, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता और मेन क्रॉप को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. अब इन सारे क्रॉप्स को, जितने तरह के क्रॉप्स हैं, उनके प्रोटेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, हम क्या यूज करते हैं, क्या करें कि किसी भी तरह हमारा जो क्रॉप है जिन्हें हमने ग्रो किया है वो डिस्ट्रॉय या उन पे बैड इफेक्ट ना हो. इट इंक्लूड्स eradication of pest, pathogen and other organism that are harmful to the crop. तो क्रॉप मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, पेस्ट को इरेडिकेट करते हैं. जो पेस्ट होते हैं मीन्स द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिस्ट्रॉय द मेन क्रॉप. और पैथोजन, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं क्रॉप्स में, उन्हें पैथोजन कहते हैं. तो अगर हम इन्हें कंट्रोल कर लें तो हमारे मेन क्रॉप को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा. पेस्ट. व्हाट इज पेस्ट? तो पेस्ट किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म विच डैमेज और डिस्ट्रॉय कल्टीवेटेड प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेस्ट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कल्टीवेटेड प्लांट्स को या प्लांट प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स, रैट्स, माइट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ इंसेक्ट, रैट्स, माइट जैसे टर्माइट्स होते हैं एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो हार्म आवर मेन क्रॉप. दीज आर नोन एज पेस्ट. उन्हें पेस्ट कहते हैं. सी दीज आर सम ऑर्गेनिजम्स, सम इंसेक्ट्स विच हार्म द, देखिए जो लीफ है वो पूरी तरह से डैमेज्ड है. They have eaten the veins of the leaves, so they are damaged leaves and the crops are affected by the pest. So इन्हें pest कहते हैं. The living organism which damage or destroy the cultivated plants या plant products को. Sometimes they cannot harm only the leaves, but they also harm the fruits and vegetables. And what a pathogen? I have told you that the disease causing organism is called pathogen. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं. बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस. दीज आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हार्म आवर मेन क्रॉप. नेक्स्ट इज डिजीजेस ऑफ क्रॉप. क्रॉप्स में क्या क्या डिजीज, कैसी कैसी बीमारियां होती हैं और किसके द्वारा होती हैं.
सो सीड बॉर्न डिजीज, व्हेन द डिजीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द सीड, जब बीज के कारण बीमारी होती है तो उसे डिजीज कॉज्ड बाय सीड और द सीड बॉर्न डिजीज कहते हैं। स्प्रेड थ्रू सीड एंड कॉज्ड बाय फंजाई, फॉर एग्जांपल इरगेट ऑफ बाजरा, जब फंजाई सीड को नुकसान पहुंचाते हैं और उसी सीड के कारण जो है बीमारी फैल जाती है तो इसे क्या कहते हैं, सीड बॉर्न डिजीज कहते हैं। सी इट्स अ सम फिगर ऑफ द disease which are caused by the microorganism. Next is soil borne, is spread through soil, जब मिट्टी के कारण फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, मीन्स ऐसी जगह ऐसी मिट्टी में हमने प्लांट्स कल्टीवेट कर दिए जो ऑलरेडी अफेक्टेड हो बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी प्लांट्स वहां हम ग्रो करेंगे वो मिट्टी के कारण, उस इन्फेक्टेड मिट्टी के कारण सब अफेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्मट ऑफ बाजरा। नेक्स्ट इज एयरबॉर्न, spread through air, for example rust of wheat, see it's example of rust of wheat। rust क्या होता है, जैसे जंग लग जाती है, तो जब गेहूं के पौधे में ऐसे जंग जैसा लग जाता है बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये हवा की मदद से जब ये लीव दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये डिजीज दूसरे भी लीव्स पे, दूसरे भी प्लांट्स पे स्प्रेड हो जाता है। सो दैट इज नोन एज द एयरबॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज स्प्रेड थ्रू वाटर, कि जब इन्फेक्टेड वाटर स्प्रेड होता है और उसकी वजह से डिजीज फैलता है क्रॉप्स में तो उसे क्या कहते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। एंड दिस वाज एग्जांपल इज बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, राइस में जो ब्लाइट्स निकल जाते हैं, स्ट्रक्चर बन जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज वाटर बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड और बायोसाइड, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल, कंट्रोल और रिपेल पेस्ट। दीज आर सम केमिकल्स, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो पेस्ट को, आई हैव टोल्ड यू व्हाट अ पेस्ट, किसे पेस्ट कहते हैं, इंसेक्ट को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारे मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जब पेस्ट को क्या करते हैं, या तो उन्हें किल कर देते हैं या तो उन्हें रिपेल मीन्स भगा देते हैं, तो ऐसे केमिकल्स को पेस्टिसाइड और बायोसाइड्स भी कहते हैं। पेस्टिसाइड्स क्यों, क्योंकि पेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, और बायो बिकॉज दे हार्म ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Advantages of pesticide. What are the uses of pesticide? They kill pests quickly, increase food production and are easy to store. They kill the pest quickly. ये पेस्ट को तेजी से किल करते हैं, बहुत तेजी से, बहुत फास्टली। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड के प्रोडक्शन इंक्रीज होता है जब किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता क्रॉप को, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। एंड आर इजी टू स्टोर बिकॉज दे आर इन द केमिकल फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, उन्हें मोस्टली लिक्विड में मिक्स, वाटर में मिक्स करके स्प्रे किया जाता है, तो इन्हें कैरी करना, स्टोर करना भी बहुत इजी होता है। बट देयर आर सम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, लेकिन कुछ नुकसान भी है। दीज आर, दे कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, कि ये मिट्टी में ज्यादा अगर मिल जाते हैं या पानी में जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। रिड्यूस लेफ्ट residue left on the fruit and seeds is harmful for human consumption. Residue means बचा हुआ, अगर ये जो केमिकल्स का अमाउंट है, पेस्टिसाइड का अमाउंट है, अगर ज्यादा स्प्रे हो जाता है और ये बच जाते हैं हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल पे और हमारे भोजन में आ जाते हैं, ह्यूमन कंजप्शन, कंजप्शन मीन्स होता है यूज करना, कंज्यूम करना, एंड इफ वी कंज्यूम इन एज अ फ्रूट एंड एज अ सीड, सो इट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर्स, अवॉइडिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड को कैसे यूज करें कि हमें वो नुकसान ना पहुंचाए। क्रॉप रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग और एंड फील्ड फरो, क्रॉप रोटेशन मीन्स कि हर बार एक ही क्रॉप, एक ही फसल ना बोई जाए, एक बार जो फसल बोई जाए अगली बार दूसरी बोई जाए, जिससे किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, पेस्ट भी ज्यादा नहीं होंगे, तो हमें ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं होगी। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ दो या दो से ज्यादा क्रॉप एक फील्ड में लगाए जाए। और द फील्ड फेलो, या एक बार क्रॉप के बाद हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड को छोड़ दिया जाए, फिर अगली बार जब न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाए तो कुछ दिन के बाद कल्टीवेशन शुरू किया जाए। सोइंग हेल्दी सीड्स एंड समर प्लॉइंग, हेल्दी सीड्स को बोएं जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो। और समर प्लॉइंग, और जो प्लॉइंग है, जो खेत जोतते हैं, वो गर्मी में किए जाए जिससे ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए। यूज ऑफ पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट, यूज ऑफ पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट
जो है डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड वेराइटी। डिजीज रेजिस्ट मीन्स ऐसे हाइब्रिड जिन्हें कि हम स्पेशली बनाते हैं दो क्वालिटीज को मिक्स करके, तो वो डिजीज रेजिस्ट होते हैं, मतलब उनमें जल्दी बीमारी नहीं होती। तो जब हम ऐसे क्रॉप्स को, ऐसी वेराइटीज को लगाएंगे तो हमें ज्यादा केमिकल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा। Field also need to be protected by grazing animal by raising wire, fences and boundary walls। कि जो खेत है उसे प्रोटेक्ट किया जाए ग्राजिंग एनिमल से, कि जानवर उसे चर ना पाए, या तो रेजिंग वायर, फेंसेस मीन्स तार लगा के, या बाउंड्री वॉल बना करके खेतों को सुरक्षित किया जाए। एंड बर्ड आर स्केयर्ड अवे बाई, बर्ड्स को, चिड़िया जो होती है वो भी क्या करते हैं, क्रॉप्स को कई बार झुंड में आके नुकसान करते हैं, तो उनसे बचने के लिए स्केयर क्रोज, आपने देखा होगा गांव में ऐसे स्टैचूज लगे होते हैं खेत में, सो उन्हें स्केयर क्रोज कहते हैं, जिसे बर्ड्स देख के उड़ जाते हैं, उन्हें वो रियल के ह्यूमंस लगते हैं। एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स, या ड्रम बजाने से वो वहां से भाग जाते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर यूज करके हम पेस्टिसाइड के यूज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। अब इतने सारे प्रोसेस के बाद जब क्रॉप इरिगेशन भी हो गया, मैन्योरिंग भी हो गई, प्लॉइंग हो गई, लेवलिंग हो गई, और हमने पेस्ट्स को भी कंट्रोल कर लिया, तो आप आखिरी में क्या करते हैं, क्रॉप जब पूरी तरह से ग्रो कर जाता है तो उसकी कटाई होती है, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इफ इट कैन बी डन मैनुअली बाई सिकल और बाई अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टिंग। दोनों तरह से होता है, मैनुअली मीन्स हाथ से भी होता है, मैन पावर से भी, सिकल हसुआ देखा होगा आपने, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। नाउअडेज द हार्वेस्टर इज मोस्टली यूज्ड बिकॉज इट कंज्यूम द लेस मैन पावर, दैट इज हार्वेस्टर। सी इट्स अ हार्वेस्टर, ये हार्वेस्टर है जिसकी मदद से आसानी से क्रॉप की कटाई या हार्वेस्टिंग हो जाता है। Many festivals are associated with harvesting seasons such as बैसाखी, बिहू, ओनम, पोंगल, होली, दिवाली। ये सब किसी स्पेशल जो क्रॉप है उनके कटने के बाद फेस्टिवल मनाना शुरू किया गया। नेक्स्ट इज मेनी क्रॉप रिक्वायर स्पेशल हार्वेस्टिंग मशीन, और कुछ ऐसे भी क्रॉप हैं जिन्हें स्पेशल हार्वेस्टिंग मशीन की जरूरत होती है, जैसे कॉटन स्ट्रिपर्स फॉर कॉटन, कॉर्न पिकर्स और हस्कर्स फॉर कॉर्न। ये सारी स्पेशल मशीनरीज हैं जिनकी मदद से इन सारे कल्टीवेटेड प्लांट्स की हार्वेस्टिंग होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर जनरली हैंड पिक्ड, और फ्रूट और वेजिटेबल्स के मैच्योर होने के बाद उन्हें कटाई की जरूरत नहीं होती है, आसानी से हैंड पिक, हाथ से ही की मदद से उन्हें पकने के बाद तोड़ा जा सकता है, तोड़ के कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ग्रेन को थ्रेश करते हैं, मतलब दबाते हैं, जिससे कि जो चैफ है, जो भूसा है, वो अलग हो जाता है। इट कैन बी डन बाय हार्वेस्टर, इसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर की मदद से। सी इट्स अ थ्रेशर, दिस कैन बी डन बाय ए थ्रेशर। इस मशीन को थ्रेशर कहते हैं, जो हमारे पूरे क्रॉप को क्या करते हैं, दबाते हैं, बीट करते हैं, जिससे जो अनवांटेड हैं, जो चैफ हैं, जो ड्राइड लीव्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और मेन क्रॉप मिल जाता है हमें। नेक्स्ट इज विनोइंग। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड विनोइंग। अब दबाने के बाद चैफ को, भूसे को उससे अलग करने के प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। सी यू हैव सीन कि ऊपर से जो विंड जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में ग्रेन्स को ऊपर से नीचे डालते हैं, तो चैफ लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, वो यहाँ दूर कलेक्ट हो जाते हैं, और जो ग्रेन्स हेल्दी ग्रेन है वो हैवियर होते हैं, वो दूसरी जगह कलेक्ट हो जाते हैं, और हम चैफ और मेन क्रॉप ग्रेन्स को आसानी से अलग अलग कर पाते हैं। In this process, the grain chaff mixed is gradually dropped on the ground from a height. See, एक हाइट से गिराया जा रहा है, तो ग्रेन्स हैवियर हैं, वो यहाँ कलेक्ट हो जा रहे हैं, और चैफ दूसरी जगह कलेक्ट हो जा रहे हैं। The heavier seeds fall vertically down, while lighter chaff is blown away by the wind. और लाइटर चैफ जो है वो विंड की मदद से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब सारा प्रोसेस हो गया, खेत की जुताई हो गई, बुआई हो गई, कटाई हो गई, हमने चैफ भी अलग कर लिया, तो मेन थिंग इज कि अब क्रॉप को हम कैसे रखें, स्टोर करें कि ये सारी मेहनत बेकार ना हो। ऐसा ना हो कि हमें उसे मॉइस्चर वाली जगह पे स्टोर कर ले और क्रॉप क्या हो जाए, खराब हो जाए और सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाए।
प्रॉपर स्टोरेज इज नेसेसरी टू गेट सीजनल फूड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल हमें जो सीजनल फूड है वो मिलता रहे। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जो फ्रेशली जो ताजे हार्वेस्ट काटे हुए अनाज होते हैं वो उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो उन्हें क्या करते हैं, उसे सूखे हुए कंटेनर में, सी दीज आर नोन एज सिलॉज, ये बड़े बड़े सिलॉज हैं। गांव में ये मिट्टी के भी होते हैं बर्तन, जिसे देहरी कहते हैं। आपने में भी देखा हो अगर आप गांव जाते होंगे तो मिट्टी के बर्तनों में साल भर के लिए ग्रेन्स रखा जाता है, अनाज पहले उसने सुखा देते हैं और इस कंटेनर्स को भी सुखा देते हैं अच्छे से, मॉइस्चर ना रहे, जिससे पूरे साल अनाज की कमी ना होने पाए। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग then they may get spoil and lost their germination capacity, अगर उन्हें सुखाया नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो स्पॉयल हो जाएंगे और उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी। Hence before storing them the following precautions must be undertaken, इसीलिए उन्हें स्टोर करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। These are precautions are the grain should be safe from moisture, insect, rat and microorganism, कि जो ग्रेन है उनको पहले उनमें से मॉइस्चर हटाया जाता हो और ऐसी जगह रखते हैं जहाँ इंसेक्ट, रैट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। पता चला हमने इतनी मेहनत से सारे ग्रेन्स को पहले अनाज को बोया, उसे काटा और उसके बाद सारे इंसेक्ट्स ने उसे खा लिया, तो उसे क्या करते हैं, पेस्ट से, इंसेक्ट से बचा के रखते हैं। ग्रेन मस्ट बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन इट। अभी बताया कि फ्रेशली क्रॉप जो होते हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं, उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो पहले उन्हें क्या करते हैं, सुखा लेते हैं अच्छे से। ग्रेन मस्ट बी स्टोर इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, आपने देखा होगा कि जूट के बैग में, बोरे में रखे होते हैं या मेटालिक बिन्स में रखते हैं, जहां पे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब होता हो। स्टोर ग्रेन्स इन सिलॉज, यू हैव सीन द सिलॉज इन द प्रीवियस स्लाइड, अभी पहले वाली स्लाइड में मैंने सिलॉज दिखाया, वो कंटेनर जिसमें हम, मेटालिक कंटेनर जिसमें फूड को स्टोर करते हैं, और जहां अनाज रखते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रैनरीज और एंड गोडाउन्स विच केमिकल ट्रीटमेंट, जहाँ पहले केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल स्प्रे कर दिया जाता है जिससे कि जो पेस्ट है, इंसेक्ट है, वो वहां पे ना रह पाए। ट्रीटमेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट। ड्राइड नीम लीव्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, जब अपने घरों में हम क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं तो सूखे हुए नीम के पत्ते रखते हैं, जहाँ जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोर्ड फूड, कुछ फैक्टर जो स्टोर्ड फूड को अफेक्ट करते हैं। दीज आर द बायोटिक फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइट्स, बर्ड्स, रोडेंट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। इफ दीज कैन collect near our grains or our food, so they can be spoil them. अगर ये बायोटिक फैक्टर मीन्स इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइट, बर्ड्स या रोडेंट्स जो होते हैं, अगर और एनिमल्स भी अगर हमारे एक्सपोजर हो जाए हमारे फूड का इनके सामने, तो क्या होगा, तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे कि किसी भी तरह का नुकसान हमारी क्रॉप को ना होने पाए। सम एबायोटिक फैक्टर, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, कि अगर मॉइस्चर रह गया या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो भी जो हमारा क्रॉप है वो इजीली स्टोर्ड नहीं रह पाता। ड्राइंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, कैनिंग प्रिवेंट द माइक्रोबियल एक्शन। ड्राई करने से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। कैन मीन्स मेटालिक कंटेनर में रखने से जो माइक्रोबियल एक्शन है, अगर उसे सुखा के मेटालिक कंटेनर में रखते हैं तो माइक्रोब्स उनमें जर्मिनेट नहीं कर पाते। एंड फ्रीजिंग रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और फ्रीज करने से, ठंडे में रखने से, जो कोल्ड स्टोरेज में हम जब रखते हैं अपने क्रॉप्स को या फ्रूट्स को, कुछ वेजिटेबल्स को भी रखते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। तो फ्रीजिंग करने से भी जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नोन एज पैथोजन, जो डिजीज फैलाने वाले होते हैं, वो रिस्पायर नहीं कर पाते और वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो फ्रीज करने से भी हम अपने क्रॉप्स को, मेन क्रॉप को बचा सकते हैं और काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। सो नाउ दिस प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस फॉर द कल्टीवेशन इज कंप्लीटेड, सारे प्रोसेस खत्म हो गए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।